सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रीनू लर्नो अड्डा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। सो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है। आपके मन में कभी न कभी ये जिज्ञासा जरूर हुई होगी, आपके मन में कभी न कभी सवाल जरूर आया होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे क्यों आता है, वापस क्यों नहीं ऊपर ही ऊपर चला जाता है। इसका भी जवाब देंगे। ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, केपलर्स लॉ क्या होता है। सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये कैसे ग्रेविटी का पता चला, किसने खोजा, क्यों खोजा, क्या इसकी जरूरत होने वाली है, सब डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि पार्ट बाय पार्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कि भाई ग्रेविटेशन होता क्या है। कल आप आसपास देख रहे हो, हर चीज जो भी ऊपर फेंकते हो आप वापस आती है। कुछ भी आप फेंक के देखिए वापस नीचे जरूर आएगी। आप जंप करके देखिए आप जरूर वापस आओगे। आते हो कि नहीं, ऐसा नहीं ना है एक बार जंप किए सुपरमैन की तरह तो आप उड़ने लगते हो स्पेस में, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत सालों पहले सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को खोजा, है कि नहीं। कैसे खोजा आप सबको स्टोरी पता होगी। आप उनको न्यूटन अंकल, न्यूटन दादा कह लो, है कि नहीं। वो तो हमारे दादाजी के पहले, बहुत पहले आए हैं। तो उनको हम लोग सर आइजैक न्यूटन की जगह न्यूटन दादा बोल देते हैं, राइट की, है कि नहीं। तो देखिए वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे एक दिन। तो क्या हुआ कि वो पढ़ाई कर रहे थे, उनके सर पे आके एक सेब गिर गया। पढ़ाई करते करते तब उनका दिमाग काम किया कि भैया जी, क्यों भैया ये सेब जो है नीचे ही गिरा, क्यों नहीं ऊपर चला गया। क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं, कि सेब नीचे ही उनके सर पे क्यों गिरा। सेब को तो ऊपर भी चला जाना चाहिए था ना उड़ के, रीजन है कि नहीं। तो उन्होंने तब वहां पे दिमाग लगाया। तब उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रेविटी का आविष्कार किया, डिस्कवरी की। इन्वेंट नहीं किया, इन्वेंशन उसको कहते हैं जब नई चीजें हम कुछ बनाते हैं तब इन्वेंट वो होता है, इन्वेंशन उसको कहते हैं। और डिस्कवरी किसे कहते हैं, जिस चीज को हम डिस्कवर करते हैं। हमारे आसपास चीजें वो हैं लेकिन हम तो जानते नहीं, उसके बारे में जानते नहीं है। जब हम उसको बारे में जान जाते हैं, खोज लेते हैं उस चीज के बारे में, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, डिस्कवरी करते हैं। तो उन्होंने डिस्कवरी की, इन्वेंशन नहीं किया। उसके पहले भी ग्रेविटी थी, उनके पहले भी हजारों साल लाखों साल पहले से ग्रेविटी थी, डायनासोर्स के भी पहले, राइट। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करते हैं। देखिए द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विथ व्हिच दे अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को, जिनसे वो दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को जिनसे वो दोनों अट्रैक्ट होते हैं, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी कहते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स आपके पास ढेरों सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे एक फल हो गया, मैंगो या फिर एप्पल का ट्री से, पेड़ के से आम या फिर एप्पल नीचे गिर रहा है। या फिर आपका हो गया रेन कमिंग डाउनवर्ड्स, बारिश जब होती है तो ऊपर ही क्यों नहीं रह जाती बारिश, बारिश नीचे क्यों आती है। अगेन द रीजन इज ग्रेविटी, ग्रेविटेशन। वाटर कमिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम हिल्स, जो नदियों का पानी ऊपर पहाड़ों से आता है वो क्यों आता है, वो एक लेवल में ही, जहां से पानी गिर रहा है उस लेवल में ही क्यों नहीं चला जाता, है कि नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसको नीचे पुल करती है अपनी तरफ। तो नीचे की तरफ वो डाउन, जितना वो नीचे अपने पास पता है जगह, वो नीचे नीचे अपना चला आता है पानी पिघल के ऊपर पहाड़ों से, राइट। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए अब आपका गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, बहुत ढेर सारी नदियां हमारे देश में है। एक ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, राइट। तो ऐसी बहुत ढेर सारी नदियां हैं जो ऊपर से बर्फ से पिघल के हिल से के थ्रू वो नीचे आती है जमीन पे, प्लेनर एरियाज में। यही रीजन है उनका। अब चलिए बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि एक ऐसा लॉ बनाया गया जो पूरा यूनिवर्स को फॉलो करे और पूरे यूनिवर्स में अप्लाई हो। क्या है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन्स दैट the force of gravitation is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है या फिर दो मासेस के लीजिए m1 एंड m2, इन दोनों के प्रोडक्ट के हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, इन दोनों के मास m1 इनटू मास m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, राइट, मान लीजिए ये मार्केट डिस्टेंस है, दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो r है ये इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि मास m1 मास m2, राइट, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। r डिस्टेंस दोनों के बीच में और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको जोड़ के कैसे लिखा जाएगा, f is proportional to, प्रोपोर्शनलिटी की साइन m1 into m2 upon r square। और जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटती है तो हमारा एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगाएंगे, इक्वल टू लगा के हम लोग एक कैपिटल G लगाते हैं। कैपिटल G को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। ये क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? इसके बारे में दो चीज जान लीजिए आप। पहली चीज कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, ये यहाँ पे एयर में है, वाटर में है, या फिर कोई और मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है, या फिर स्पेस में है, इससे मीडियम से लेना देना नहीं होता है। ठीक, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज डिपेंड्स ऑन द मासेस, ये मासेस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है देखिए, अगर आपका यहाँ पे स्मॉल मास हुआ, स्मॉल मास मतलब स्मॉल ग्रेविटी लगने वाली है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? स्मॉल लगेगी। लार्ज मास है तो लार्ज मास में लार्ज ग्रेविटी लगेगी आपकी। यहाँ पे भी एग्जांपल मैंने बना के रखा है, राइट? ये चीज हो गई। उसके बाद इस g की वैल्यू क्या होती है, g का SI यूनिट क्या होती है, वो भी डिस्कस करते हैं। तो g की यहाँ पे हमारा SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है कि नहीं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है? यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम होती है, वो डिस्कस करेंगे अभी आने वाले पार्ट में। देखिए 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देख लीजिए इतना कम होता है। यानी हम जो एक छोटे छोटे से मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन हम जो ह्यूमस यहाँ पे आसपास में चल रहे हैं, इनके बीच में इतना कम, देख लीजिए 10⁻11 इतना कम फोर्स लगता है। इस वजह से हम लोग जो आपस में चलते रहते हैं, एक दूसरे के बीच में किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा मास बहुत कम है और यहाँ पे जी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, राइट? सो यही रीजन है कि हमारे जो फोर्सेस लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों के बीच में होती है, वो बहुत कम होती है और एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, स्टिक नहीं होते हैं। वरना जो भी हमारे आसपास है सब एक दूसरे से अपना सर फोड़ते रहते हैं, आगे एक दूसरे से टकराते रहते हैं, राइट? जैसे कैरम में होता है, सारी गोटियां एक दूसरे से टकराती हैं, उसी तरह होता है। अब देखिए यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए क्वांटिटी नहीं है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, राइट? ये चीज आपको क्लियर है? देखिए जो भी मैंने आपको डिस्कस किया है, आपसे बताया है, देखिए उसमें क्या था कि हमारा फॉर्मूला था F = Gm1 × m2/r², राइट? F = Gm1 × m2/r², यही था। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि अगर आपने r को डबल कर दिया और r को 1/2 कर दिया, यानी कि हाफ कर दिया, तो क्या होगा? दोनों कंडीशन को ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको डबल कर देता हूं r को, पहली कंडीशन r = 2r हो गया, ठीक? ये r डैश = 2r हो गया, तो क्या होगा? F = Gm1 × m2/2r², तो क्या आ जाएगा? Gm1 × m2/4r², राइट? यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी फिर? इसकी वैल्यू आपकी हो गई F, और यहाँ पे F है, F डैश इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे F = F डैश = 1/4f। यानी कि अगर हम डबल करते हैं 2r को, तो आपकी यहाँ पे नया फोर्स जो होगा वो पुराने फोर्स का 1/4 हो जाएगा, राइट? ये हो गया। सेकंड कंडीशन में r आपका हाफ हो जाता है, r डैश = r/2, तो f डैश = Gm1 m2/r/2²। सो Gm1 × m2/r²/4, यानी कि अब क्या हुआ ये 4 Gm1 × m2/r²/4f डैश, यानी कि यहाँ पे फोर्स टाइम्स हो गया, 4 गुना फोर्स हो गया आपका, राइट? जो फोर्स नया वाला फोर्स है, अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, राइट? ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। जहां पे हम r की वैल्यू डबल कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है? नया वाला फोर्स वो 1/4 हो जा रहा है, और अगर हम लोग डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो आपका फोर्स क्या हो जा रहा है? नया वाला फोर्स वो 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स हो जा रहा है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, कि जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम अर्थ हमको पुल कर रहा है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम भी अर्थ को पुल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का मास इतना नेग्लिजिबल है, इतना स्मॉल है अर्थ के कंपैरिजन में, कि समझ लीजिए वो 1 के बराबर है या फिर 0 के बराबर है, मतलब उसका कोई कीमत नहीं है। जैसे आप और एक मिट्टी का कण ले लीजिए, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। मिट्टी का कण क्या होगा? एक स्मॉल पार्टिकल, छोटा सा, वो नेग्लिजिबल मास हमारे लिए हो जाएगा। वो सेम टाइप का हम भी उसके लिए नेग्लिजिबल मास के हैं, समझ लीजिए 1 या फिर 0 मास के। तो दोनों के बीच में जिस फोर्स को हमको खींच रहा है, उसी फोर्स से हम उसको खींच रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में इतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो ना के बराबर, समझ लीजिए नेग्लिजिबल है। इसी वजह से हम लोग एकदम जगह पृथ्वी से या फिर अर्थ से चिपक नहीं जा रहे हैं, और जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट है वो हमसे आके चिपक नहीं रहे हैं, और ना ही हम उसे आके
चिपक रहे हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच में क्या है, बहुत ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स है। जी की वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाया कितनी छोटी थी। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखिए अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे निकालने वाले हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि ग्रेविटी 10 न्यूटन लगती है नीचे गिरने पे 9.8 न्यूटन, वो कैसे निकल के आता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक, कि हमारा एक बॉल है वो जमीन पे लाइड है, तो उसका हमको क्या निकालना है, यहाँ पे फोर्स निकालना है, कितना फोर्स उसके ऊपर ग्रेविटी लगा रही है। तो यहाँ पे हमारा मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉल देकर रखा गया है, उसके थ्रू हमको निकालना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द अर्थ भी देकर रखा गया है। तो मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg. Radius of the earth 6.4 into 10 to the power 3 kilometer. 10 to the power 3 kilometer. And gravitational force यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू दिया है 6.7 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। राइट, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब हमको इसमें फॉर्मूला में पुट करना है, वैल्यू को पुट करके आंसर निकालना है। F equal to G m1 into m2 upon r square, right? F equal to G m1 into m2 upon r square। तो F equal to G की वैल्यू रख दीजिए 6.7 into 10 to the power -11 into mass of earth 6 into 10 to the power 24 mass upon r square 6.4 into 10 to the power 3 whole square, right? और यहाँ पे आपका जो बॉल है उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे और 1 ले लेंगे, राइट? जो जीरो में बोला तो जीरो ले लेंगे, अगर जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स ही जीरो हो जाएगी, तो वहां पे हम 1 लेंगे, जीरो ले लेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ मास उसका होगा, भले हमारे पास उसे मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट भले ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ मास होगा। यहाँ तक कि जब प्रोटॉन और क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास है आपका, तो सोच लीजिए हर एक चीज का मास हो सकता है, सो मास कैन नेवर बी जीरो। अब इसको हम जब निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगी, 6.67 into 10 to the power -11 into 6 into 10 to the power 24। सिंपल सही हो गया। और यहाँ पे 6.4 का होल स्क्वायर into 10 to the power 6। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 9.8 न्यूटन निकल के आएगा आपका आंसर, राइट? इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पे आपका आंसर निकल के आएगा 9.8 न्यूटन, राइट? तो ये इस तरह कैलकुलेशन करने पे हमको क्या मिला, यहाँ पे कैसे हमारा फोर्स 9.8 न्यूटन अर्थ पे निकल के आता है। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन के एग्जांपल्स के बारे में, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले तो देख लीजिए आपका अर्थ और मून के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे मून हमारा जो सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, वो कैसे हमारे आसपास रिवॉल्व करता रहता है अर्थ के विद द सेम स्पीड। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि जब छोटे मास होते हैं तो छोटे मास में हमारी स्मॉल ग्रेविटी लगती है, लेकिन जब बड़े मास होते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जब बढ़ जाती है तो वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगता है। आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में नहीं जानते होंगे, दिखा देता हूं वो क्या होता है। एक सर्कल होगा, समझ लीजिए आपका अर्थ है, यहाँ पे आपका अर्थ है, और ये क्या हो गया, मून का आपका सर्कमफरेंस हो गया, जिसके अंदर ये मूव करता रहता है। ये मून का क्या हो गया, आपका एरिया हो गया जहां पे मूव करता रहता है ये, और आपका ये अर्थ हो गया। तो इसी ट्रेजेक्टरी में ये आपका मून मूव करता रहता है, राइट? किस वजह से, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे अर्थ की तरफ लगता रहता है, जिसकी वजह से ये मूव करता रहता है। और स्पेशली इन दोनों के बीच में क्या लगता रहता है, जो r डिस्टेंस है, ठीक, और इन दोनों, इसका मास m1 और इसका मास m2, इन दोनों के बीच में लगता है F equal to G m1 into m2 upon r square, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से दोनों इस पॉइंट पे जुड़े रहते हैं। और यही रीजन है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ पे हमारा सन हो गया, दिस इज सन, और यहाँ पे हमारे जितने भी छोटे बड़े प्लैनेट्स हैं सब यहाँ पे एक पर्टिकुलर मोशन में, हमारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी फॉलो करके अपना ऑर्बिट बना के ये मूव करते रहते हैं, राइट? सो दिस इज द रीजन। यहाँ पे आपका अर्थ और मार्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। क्या होती है आपकी, यहाँ पे एक एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, राइट? अर्थ और मार्स के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, वो भी इसी कर्व शेप की होती है।
तो ये हो गया आपका, क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अलग अलग प्लैनेट्स की सन यहाँ पे आपका बीच में सेंटर में रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होता है, जिस वजह से ये अपनी ट्रेजेक्टरी एक कंफर्म ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है, ये जैसे मून आपका यहाँ पे एक ट्रेजेक्टरी में मूव करता रहता है पर्टिकुलर, कहीं इधर उधर नहीं भाग पाता है, और दोनों के बीच में क्या रहता है, दोनों जुड़े रहते हैं किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और एक ट्रेजेक्टरी में फॉलो करता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। उसी तरह दोनों सन से लेके, क्योंकि सन बहुत बड़ा है, सभी प्लैनेट से सन सबसे बड़ा है हमारे यहाँ पे सोलर सिस्टम में, तो जो भी मास है, मास इनटू सन का मास और अपॉन आर स्क्वायर बिटवीन द डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो निकल जाता है हमारा फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही इन दोनों के बीच में जुड़ाव रहता है, और जो ट्रेजेक्टरी इनकी ऑर्बिट रहती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रहती है, राइट। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। और जो अर्थ पे आपको टाइड दिखती है, टाइड्स, समुद्र के पास आपने कभी गया होगा या फिल्म में देखी होगी, पिक्चर में देखा होगा, तो जो ऊपर नीचे टाइड्स आती है आपका समुद्र में, ओशियन में, सी के पास, वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द मून एंड द सन। जब आपका अर्थ मूव करता रहता है तो यहाँ पे मून के जरिए और फिर सन के जरिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका अर्थ पे टाइड आता है, राइट। सो दीज आर द टू रीजंस क्यों होता है ऐसा। और आपका जो क्या कहते हैं कि प्लैनेट्स मूव करते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मून क्यों इस तरह रिवॉल्व करता है, वो भी इसी का रीजन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। टाइड्स क्यों आते रहते हैं, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे केप्लर्स लॉ और उसके आगे आने वाले चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरी अच्छी तरीके से। जय हिंद।